अबेटमेंट टू कमिट सुइसाइड एक ऐसा क्राइम है दोस्तों, जहाँ पे क्राइम करने वाला अपने हाथों से किसी की जान तो नहीं लेता, लेकिन अपने एक्शंस के द्वारा एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है जहाँ पे एक दूसरा इंसान अपनी जान देने पे मजबूर हो जाता है। अजीब लगता है दोस्तों ये सोचने में कि कोई इंसान एक दूसरे इंसान के लिए ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जहाँ पे उसे मौत ही बस एक रास्ता लगे। तो चलिए दोस्तों, आज समझते हैं अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड के इस क्राइम को और देखते हैं कि किन किन सिनेरियोस को हम अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड बोल सकते हैं और किन किन को नहीं। हे गाइस, मेरा नाम है आकाश, मैं साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के 3rd ईयर में पढ़ता हूँ और आप देख रहे हैं लव इट। तो इसके पहले कि हम अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड को समझे, हमें अबेटमेंट का मतलब तो पता होना चाहिए, है कि नहीं? तो अबेटमेंट क्या है फिर? आईपीसी के धारा 107 में अबेटमेंट को डिफाइन किया गया है। तो अगर उस डिफिनेशन को सामने रखे तो टू अबेट इन ए सर्टेन वर्क मतलब जिसने वो काम किया है उसको वो काम करने में इंस्टिगेट करना, उकसाना, या फिर वो काम करने के लिए जो कंस्पिरेसी हुई है, जो प्लानिंग हुई है, उस प्लानिंग में हिस्सा लेना, भले ही खुद वो काम ना किया हो। और लास्टली जिसने वो काम किया है उसको इंटेंशनली मदद करना। तो ये आपका हो गया अबेटमेंट इन जनरल, अबेटमेंट टू डू एनीथिंग। तो अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड क्या है फिर? सीधी सी आपकी बात है, जिस इंसान ने सुसाइड किया है उसको सुसाइड करने के लिए इंस्टिगेट करना, या फिर उसके सुसाइड के जो प्लानिंग या कंस्पिरेसी हुई है उसमें हिस्सा लेना, या फिर किसी इंसान को सुसाइड करने में एक्टिवली एंड इंटेंशनली मदद करना। ये तीनों में से कोई भी काम अगर कोई इंसान करता है तो हम कहेंगे कि उसने उस सुसाइड को अबेट किया है। अच्छा, यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज लगाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सुसाइड एक्चुअली में हो। अटेम्प्टेड सुसाइड में अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज नहीं लगता। तो मान लीजिए अगर ए ने बी को सुसाइड करने के लिए इंस्टिगेट किया और बी ने एक्चुअली में सुसाइड कर लिया, तब तो ए पे अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज लगाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी वजह से बी का वो अटेम्प्ट, सुसाइड करने का वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल ना हुआ और उसने सुसाइड नहीं कर पाया, तो ए पे अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज नहीं लगाया जा सकता, भले ही उसने बी को सुसाइड करने में इंस्टिगेट किया हो। अब क्या ये लॉ थोड़ा अनफेयर नहीं है? है, पर फिलहाल दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड। तो अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड के इस क्राइम में आसान है आखिरी दोनों पार्ट, मतलब सुसाइड के कंस्पिरेसी में शामिल होना या फिर सुसाइड करने में किसी को इंटेंशनली मदद करना। इन दोनों केसेस में स्ट्रेट जैकेटेड एविडेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है और अगर एक बार प्रूव हो गया कि इन दोनों में से एक भी काम हुआ है तो वहां पे चार्ज लगा के दोषी साबित करने में कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन समस्या आता है पहले पार्ट में, यानी इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन के केसेस में किसी भी इंसान को अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड के केसेस में दोषी साबित करना प्रैक्टिकली एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा सोसाइटल स्ट्रक्चर और द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड, द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन साइकी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए और बी हस्बैंड वाइफ है। अब दोनों में झगड़ा हो जाता है। नॉर्मली झगड़े में एक गुस्से में आके कह देता है, मतलब जो हस्बैंड है वो गुस्से में कह देता है कि जाओ जाके डूब मरो तुम, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब ये सुन के बी एक्चुअली में घर से निकल जाती है और पास में एक तालाब में जाके कूद के अपनी जान दे देती है। अब क्या ये अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड है? क्या यहाँ पे जाओ जाके डूब मरो तुम ये इंस्टिगेशन है? हाउ डू यू नो? ये डिपेंड करता है ए और बी के आपसी संबंध के ऊपर, ये डिपेंड करता है बी कितना सेंसिटिव है मेंटली उसके ऊपर, ये डिपेंड करता है ए किस इरादे से वो लफ्ज इस्तेमाल किए थे उसके ऊपर, और ये डिपेंड करता है कि वो झगड़ा शुरू होने से पहले बी किस मानसिक हालात में थी उसके ऊपर। मेरा पॉइंट यह है कि इस केस में, इंस्टिगेशन के इस केस में, ए को दोषी साबित करने से पहले, ए को दोषी पाने से पहले कोर्ट को इतने सारे वेरिएबल्स को नजर में रखना पड़ेगा और तब जाके कोर्ट कोई डिसीजन में पहुंच सकता है। तो ऑब्वियसली कोई स्ट्रेट जैकेटेड फॉर्मूला तो नहीं हो सकता है ना, कि कब हम किसी सिनेरियो को कह सकते हैं, किसी सिचुएशन को कह सकते हैं कि ये इंस्टिगेशन करने के लिए काफी है और कब कहेंगे कि ये इंस्टिगेशन करने के लिए काफी नहीं है। इसका कोई स्ट्रेट जैकेटेड फॉर्मूला नहीं हो सकता। ये डिपेंड करेगा कि हर एक केस के
सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पिछले वाला मैंने एग्जाम्पल अभी यूज किया, रियल वर्ल्ड में एकदम सिमिलर दो सर्कमस्टेंसेस में, दो रियल वर्ल्ड केसेस में, एक में कोर्ट ने अक्यूज को अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड के जुर्म के लिए दोषी पाया और धारा 306 के अंदर उसे सजा सुनाया। और एक एकदम सिमिलर केस में, मतलब जहां पे झगड़े का सर्कमस्टेंसेस सेम था, सुसाइड का सर्कमस्टेंसेस सेम था, वहां पे कोर्ट ने अक्यूज को अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड के लिए दोषी नहीं पाया। अब इन दोनों केसेस में कोर्ट ने डिसीज्ड और अक्यूज्ड के आपसी संबंध और डिसीज्ड के मेंटल स्टेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए इन डिसीजंस में पहुंचा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डायनामिक है लॉ का ये सेक्शन, लॉ का ये पार्ट। आपको हर एक केस को अलग नजरिए से, अपनी खुद की नजरिए से देखना पड़ेगा, तब जाके आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये अबेटमेंट है, मतलब ये इंस्टिगेशन काफी है या काफी नहीं है। हैविंग सेड दैट, कुछ गाइडलाइंस तो जरूरी है ना, और एक केस के जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दिया है। तो किसी एक्शन को इंस्टिगेशन कहने के लिए दो क्राइटेरियाज पूरी होनी जरूरी है। नंबर 1, एक क्लियर मेंस रिया होना जरूरी है। यानी कि मान लीजिए अगर ए ने बी को सुसाइड करने के लिए इंस्टिगेट किया है, तो ए के पार्ट में एक क्लियर इंटेंशन, एक क्लियर मोटिव सामने आना चाहिए, जहां पे वो चाहता था कि बी सुसाइड कर ले। ऐसा एक क्लियर थॉट प्रोसेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सामने आना चाहिए। और नंबर 2, देयर शुड बी अ डायरेक्ट एक्ट दैट ड्राइव्स द डिसीज्ड टू कमिट सुसाइड। फॉर एग्जाम्पल, एक केस में ऐसा हुआ कि एक मास्टर ने अपने सर्वेंट पे चोरी की इल्जाम लगाया। अब उसने वो गुड फेथ में किया, मतलब उसे एक्चुअली में लगा कि सर्वेंट ने चोरी किया है, उसे इंटेंशनली हैरास करने के लिए नहीं किया, लेकिन उसे पब्लिकली इंसल्ट किया चोरी के इल्जाम में। इसके बाद क्या हुआ कि वो जो सर्वेंट है वो घर गया और घर जाके उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो कोर्ट ने यहाँ पे पाया कि मास्टर ने उसे जो इंसल्ट किया उसको हम सुसाइड की तरफ ड्राइव करने वाला डायरेक्ट एक्ट नहीं मान सकते, और यहाँ पे कोई इंटेंशन भी नहीं दिख रहा जहां पे मास्टर चाहता था कि सर्वेंट सुसाइड कर ले। डे टू डे लाइफ का ये एक ऑर्डिनरी, आप कह सकते हैं कि सच है कि यू विल गेट इंसल्टेड इन पब्लिक समटाइम्स। और जहां पे मास्टर ने एक्चुअली में ये सोचा था कि सर्वेंट ने ही चोरी किया है, उसने उसे इंटेंशनली हैरेस करने के लिए नहीं किया था, वहां पे हम ये नहीं कह सकते कि मास्टर चाहता था कि सर्वेंट सुसाइड कर ले, क्योंकि अगर वो मान रहा था कि सर्वेंट ने चोरी किया है तो वो उससे पैसा भी वापस लेता। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो चाहता था सर्वेंट सुसाइड कर ले। और ये जो इंसल्ट है उसको हम सुसाइड की तरफ ड्राइव करने वाला डायरेक्ट एक्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि it was so normal in the ordinary course of action that happened. Nothing was out of normal, you can say. तो कोर्ट ने ये पाया कि इस केस में एक्चुअली में जो सर्वेंट है वो हाइपर सेंसिटिव था और शायद रोजमर्रा की जिंदगी के जो चैलेंजेस है उसको फेस करने के लिए इक्विप नहीं था, विच लेड टू हिज सुसाइड। पर यहाँ पे मास्टर को उस सुसाइड को अबेट करने के लिए दोषी साबित करना would be a very unreasonable डिसीजन। तो यहाँ पे अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड कब कंसिडर किया जाएगा उसका एक गाइडलाइन मैंने बताया आपको। अब हम इससे रिलेटेड, मतलब अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड से रिलेटेड दो और टॉपिक के बारे में बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। क्या है वो दो टॉपिक? डाउरी डेथ यानी कि दहेज के सिलसिले में मृत्यु, और यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु। पर उसमें जाने से पहले मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूं कि अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड प्रूफ होने पे सजा क्या मिल सकती है। तो सेक्शन 305 ऑफ आईपीसी बात करती है किसी इंसेन पर्सन या चाइल्ड के सुसाइड को अबेट करने के बारे में। अगर 305 के अंदर कोई दोषी साबित होता है तो उसके लिए 10 साल तक का सजा या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी भी हो सकता है, अकम्पनीड विद फाइन। और सेक्शन 306 बात करता है किसी नॉर्मल इंसान के सुसाइड को अबेट करने के बारे में, जहां पे सजा 10 साल तक का इंप्रिजनमेंट अकम्पनीड विद फाइन हो सकता है। चलिए दैट आउट ऑफ द वे, अब हम बात करते हैं डाउरी डेथ और यूथेनेशिया के बारे में और देखते हैं कि ये दो टॉपिक्स हमारे इस प्रेजेंट अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड के टॉपिक से कैसे जुड़ा हुआ है। तो पहले बात करते हैं डाउरी डेथ के बारे में। अब डाउरी डेथ के लिए तो है सेक्शन 498 है, सेक्शन 304B, तो यहाँ पे उसका अलग से डिस्कशन क्यों? क्या है कि दोस्तों ये डाउरी डेथ या फिर डोमेस्टिक वायलेंस ये एक इतना हीनियस क्राइम है कि इसके लिए हमें अलग से सेक्शंस बनाना पड़ा, नॉर्मल सेक्शंस के स्कोप से बाहर जाके।
नॉर्मल क्रुएल्टी के स्कोप से बाहर जाके हमें सेक्शन 498A बनाना पड़ा डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जो क्रुएल्टी होता है उसके लिए। नॉर्मल मर्डर के स्कोप से बाहर जाके हमें सेक्शन 304B बनाना पड़ा डाउरी मर्डर्स के लिए, डाउरी डेथ के लिए। लेकिन एक चीज का सेक्शन अलग से नहीं बनाया हमने दोस्तों, डाउरी डेथ हमेशा मर्डर नहीं होता। कभी कभी कांस्टेंट डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर करके अपने जिंदगी से तंग आकर महिलाएं सुसाइड भी कर लेती है। अब वहां पे उसके हस्बैंड, उस महिला के हस्बैंड या फिर उनके रिलेटिव्स, उनके ऊपर सिर्फ सेक्शन 498A के अंदर क्रुएल्टी के चार्जेस तो नहीं लगाया जा सकता है ना। ये अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड भी है, लेकिन क्योंकि हमने इसके लिए अलग सा कोई सेक्शन नहीं बनाया है अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड इन केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, तो सेक्शन 306 के अंदर ही हमने एक अलग प्रोविजन ऐड कर दिया है, जो है कि अगर शादी के 7 साल के अंदर अंदर कोई महिला सुसाइड कर लेती है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि शायद उस महिला के जो हस्बैंड है या उनके रिलेटिव्स है उन्होंने ये सुसाइड अबेट किया है। नॉर्मली इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये मैक्सिम फॉलो करती है जुडिशियरी, जैसा कि आप लोगों को पता भी है। लेकिन इस केस में उल्टा माना जाता है कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। अब उन लोगों को अपना इनोसेंस प्रूव करना पड़ेगा। तो ये वो स्पेशल प्रोविजन है जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड केसेस के लिए सेक्शन 306 के अंदर या अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड के सेक्शन के अंदर ऐड कर दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं यूथेनेशिया के बारे में और अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड से वो कैसे रिलेटेड है उसके बारे में। तो यूथेनेशिया क्या है? इच्छा मृत्यु, मर्सी किलिंग, कंसेंट किलिंग, बहुत से नाम है इसके, लेकिन अभी हमारा फोकस है इससे बहुत ही क्लोजली रिलेटेड एक दूसरा टर्म, असिस्टेड सुसाइड। तो क्या है असिस्टेड सुसाइड, या फिर मोर अप्रोप्रिएटली फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड? मान लीजिए ए एक टर्मिनली इल पेशेंट है, उनका ठीक होने का कोई चांस ही नहीं है एंड ही इज सफरिंग। अब वो अपने सफरिंग को एंड करना चाहते हैं, वो अपने जिंदगी को खत्म करना चाहता है। तो देयर आर 3 ways टू एंड हिज लाइफ, टू एंड हिज सफरिंग्स। नंबर 1, पैसिव यूथेनेशिया, जहाँ पे आप उनका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जिसके सहारे शायद अभी तक वो जिंदा थे, वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम आप खोल देंगे। उन्हें जो लिक्विड फूड प्रोवाइड कर रहे थे वो लिक्विड फूड आप देना बंद कर देंगे and gradually he will succumb to death. Number 2, एक्टिव यूथेनेशिया, जहां पे एक लिथल पॉइजन उनके बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा and he will succumb to a painless death. और नंबर 3, फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड, जहां पे उनके सामने एक पॉइजन रखा जाएगा और फिजिशियन, उनका जो डॉक्टर है वो वहां पे होंगे और उन आखिरी मोमेंट में वो डॉक्टर उन्हें वो मोरल सपोर्ट देंगे, वो मोरल स्ट्रेंथ देंगे जिसके भरोसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो उस पॉइजन को लेके ड्रिंक कर जाएंगे और जिससे अगेन ही विल सकम टू अ पेनलेस डेथ। तो ये तीनों प्रोसेस इसलिए है ताकि जो लोग टर्मिनली इल पेशेंट है, जिनका ठीक होने का कोई चांस ही नहीं है, जो सफर कर रहे हैं अपने लाइफ में बुरी तरह से, उन्हें रिलीफ देने के लिए ऐसे सिचुएशंस में लोग जब पढ़ते हैं तो एक पेनफुल और मिजरेबल एक्सटेंडेड लाइफ से ज्यादा वो लोग एक पेनलेस और क्विक डेथ ज्यादा पसंद करते हैं। और जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में भी कहा गया है कि द राइट टू लाइफ इज नॉट जस्ट अ मेयर राइट टू लिव, इट्स राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। और टर्मिनल इलनेस के बहुत से केसेस में ये जो ह्यूमन डिग्निटी है ना, ये पेशेंट के लाइफ से वैनिश हो जाता है। वहां पे नहीं होता कोई ह्यूमन डिग्निटी, बस मेयरली एग्जिस्ट करते हैं वो फिजिकल फॉर्म में, डिग्निटी नहीं होता उसमें। अंटिल रिसेंटली अगर इंडिया की बात करें तो यूथेनेशिया, किसी भी तरह का पैसिव या एक्टिव, कोई भी यूथेनेशिया अलाउड नहीं था। अगर कोई डॉक्टर पैसिव या एक्टिव कोई भी यूथेनेशिया परफॉर्म करता था पेशेंट के ऊपर तो दैट वुड हैव अमाउंटेड टू कल्पेबल होमिसाइड एक्चुअली। बट रिसेंटली 2018 के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूथेनेशिया को, पैसिव यूथेनेशिया को लीगल रिकॉग्निशन दिया है, एक्टिव को नहीं, बस पैसिव यूथेनेशिया को लीगल रिकॉग्निशन दिया गया है। हाँ, अभी भी कोई लेजिस्लेचर नहीं है और अभी भी अगर पैसिव यूथेनेशिया परफॉर्म करना है तो हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन एक लीगल रिकॉग्निशन फिलहाल है
जो कि पहले नहीं था। लेकिन अभी भी असिस्टेड सुसाइड या फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड को कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिला है। और अगर कोई डॉक्टर फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड किसी के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो उन्हें अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड के अंदर सजा हो सकती है सेक्शन 306 के अंदर। तो ये लिंक है यूथेनेशिया और अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड के अंदर की असिस्टेड सुसाइड जो कि यूथेनेशिया का एक पार्ट है, वो कमिट करने पे अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड का चार्ज डॉक्टर पे लग सकता है। चलिए, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अब ये जो दो टॉपिक्स थे ना, डाउरी डेथ और यूथेनेशिया, इनका सरफेस भी स्क्रैच नहीं किया हमने। पूरे धरती में बहुत ही डिबेटेबल दो टॉपिक्स है ये, यूथेनेशिया और डाउरी डेथ। तो इसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाएंगे हम कभी भी, लेकिन ये बस था कि इनके साथ अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड का क्या रिलेशन है, उसके ऊपर हमने बात की। अभी बाद में इनके ऊपर दो अलग वीडियो भी मैं बनाऊंगा। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल के बाकी वीडियोस भी पसंद आ रहे हैं तो डू सब्सक्राइब। और मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर। यहाँ पे भी मैं बाइट साइज कंटेंट्स अपलोड करता हूँ। और बस खुश रहिए, सलामत रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।